हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से, एज ए ऑफिसर के माइंडसेट से हमारे साथ पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा कि यहाँ विधान परिषद से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आप रिलैक्स मोड में पढ़िए। 5 पेज हैं टोटल, लेकिन आप अच्छे से जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा ही आज भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जा कर के समझें चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े कि राज्य में जो सरकार होती है, ठीक है, राज्य की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, तो वो शासन जो व्यवस्था है वो 2 पार्ट में होती है। ठीक है, एक क्या होती है, एक होती है आपकी कार्यपालिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है विधायिका। जैसा कि केंद्र सरकार के स्तर पर होती है, एक होती है संघीय कार्यपालिका, एक होती है विधायिका। कार्यपालिका जो राज्य स्तर की होती है उसके टोटल 4 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन आता है, राज्यपाल। कौन आता है, राज्यपाल। उसके बाद आता है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उसके बाद क्या आता है, मंत्रिपरिषद के बाद क्या आता है बताइए, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और क्या आता है, मुख्यमंत्री, और उसके अलावा महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल। इस तरीके से 4 पार्ट कार्यपालिका के हैं। और विधायिका की बात कर ले, जो दूसरा अंग है सरकार का, विधायिका। उस विधायिका के कितने अंग होते हैं, जैसे केंद्र के स्तर पर होती है, जिसे विधायिका को हम क्या कहते हैं, केंद्र के स्तर विधायिका को हम बोलते हैं संसद। केंद्र के स्तर विधायिका को संसद बोलते हैं, लेकिन हम राज्य स्तर पर पढ़ने वाले हैं, तो राज्य स्तर पर संसद को या जहाँ विधि का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं, विधान मंडल। ठीक है, तो विधान मंडल कैसा होता है, जैसे केंद्र के स्तर पर संसद होती है, संसद के अंग होते हैं कौन कौन से, संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार राज्य में, ठीक है, जो संसद के जैसी होती है उसे कहते हैं हम विधानमंडल। विधानमंडल, ध्यान से सुनना आप, विधानमंडल। अब विधानमंडल के यहाँ पर भी 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल, लोकसभा की तरह विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, और राज्यसभा की तरह विधान परिषद होती है। यहाँ पर क्या होती है, विधान परिषद। ये इसलिए मैंने बताया, क्यों, क्योंकि राज्यपाल और विधानसभा, राज्यपाल और विधानसभा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विधान परिषद से, कहने का मतलब विधानमंडल का ही एक पार्ट है विधान परिषद, उसी के आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। ठीक है, ये कैसी होती, एकदम सेम डिक्टो कॉपी है केंद्र सरकार के स्तर पर राज्यसभा की भांति। राज्यसभा की भांति ही राज्य में विधान परिषद होती है। अगर ये बात आप दिमाग में बैठा लें तो ये चैप्टर पूरा बहुत स्मूथली आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होती है, यहाँ पर भी अस्थाई सदन है। वहाँ पर भी पढ़ा तो उच्च सदन होती है राज्यसभा, द्वितीय सदन होती है राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राज्य के स्तर पर क्या है, विधान परिषद क्या होती है, अस्थाई सदन है, उच्च सदन है, अथवा इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका कारण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इसमें जो भी सदन के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है उसे प्रत्यक्ष हम भारत के लोग नहीं चुनते, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं डालते, बल्कि हम लोग जिनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं, ठीक है, वो लोग जा कर के इनको वोट डालते हैं, माने इनका निर्वाचन करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या है, अप्रत्यक्ष, इसीलिए क्या कहते हैं इन्हें अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, या इसे द्वितीय सदन कहते हैं। हमारे द्वारा जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता था उस मेंबर से बनी हुई संस्था क्या कहलाई राज्य के स्तर पे, विधानसभा।
जैसे केंद्र के स्तर पर लोकसभा, समझ गए ना, ठीक है। तो इसीलिए इसे द्वितीय सदन कह रहे हैं, इसीलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। इस और अस्थाई सदन कहने का तात्पर्य यही है, जैसे राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि उसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार सेम यही फीचर यहाँ पर भी है। इसीलिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक है। देखो एज ए ऑफिसर के माइंडसेट पढ़ने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि ऑफिसर का माइंडसेट यही होता है कि एज ए ऑफिसर आप अपने आप को वैल्यू देते हो, समझते हो, आप में धैर्य हो, आप में पेशेंस हो, आप कुछ बड़ा करने की चाहत आप में पैदा हो तो उसे आप आगे ले चल पाते हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब एक लाइन पढ़ा, ठीक है, अरे बस भटकते उस चैनल उस जगह, ऐसा नहीं। ऑफिसर एक जगह पढ़ता, समझता, उस चीज़ को एवेल्युएट करता है, अगर उसके अनुकूल नहीं है तो पूरा चैनल ही छोड़ देगा, कभी उस चैनल पर नहीं जाएगा, वो लेक्चर नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ ताकि आप धैर्य के साथ अच्छा पढ़ सकें। एक बार ही पढ़ो ना, बेहतर पढ़ो, क्या ही बार बार करना है। अब हम बात करते हैं इसी विधान परिषद के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, देखिए ये आर्टिकल रट लेना, ये कॉन्सेप्ट रट लेना, ठीक है। आर्टिकल 169, ठीक है, 169 ये कहता है कि अगर विधानसभा अपने सदस्यों से, ठीक है, बहुमत से और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितने 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित करे कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए या विधान परिषद जो है वो समाप्त कर दी जाए, अगर ऐसा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से विधानसभा पारित करके केंद्र सरकार को कहे, माने संसद को, क्योंकि वहाँ विधि का निर्माण कौन करती है, संसद, अगर वहाँ पर कहे, ठीक है, तो नहीं संसद नहीं सॉरी लोकसभा को कहे, ठीक है, तो लोकसभा यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, स्वीकार करने का मतलब है अपनी साधारण बहुमत से, ठीक है, अपनी साधारण 2/3 नहीं, साधारण बहुमत से अगर ये मान ले कि हाँ ठीक है, आपकी बात जो है के अनुसार आपके राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या विधान परिषद जो है उसे समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, अगर वो स्वीकार कर ले तो उस राज्य की अगर विधान परिषद है तो समाप्त हो सकती है, अगर समाप्त करने के लिए कहा जाए, विधानसभा ने कहा हो, प्रस्ताव पारित किया हो, और अगर नहीं है बनाने के लिए किया हो तो वहाँ पर बनाई जा सकती है, ठीक, ये बात यहाँ पर है। मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, जैसे तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वेस्ट बंगाल में, उसने अभी कुछ समय पहले क्या है अपने यहाँ विधान परिषद बनाने की मांग की, जबकि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक है, वहाँ पर गतिरोध को देखते हुए वहाँ की सरकार ने, ठीक है, अपने यहाँ ख़त्म करने का प्रयास किया, समझ गए। तो किस आर्टिकल में है, कैसे इसका सृजन किया जा सकता है किसी राज्य में और कैसे इसका समापन किया जा सकता है, दोनों के लिए सेम प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी अच्छे लेवल में जो आता है वो पूछ ले, कह दे कि इसके लिए क्या विधानसभा को विशेषाधिकार है क्या, विधानसभा को क्या विशेषाधिकार है क्या, तो विशेषाधिकार माने जो सामान्य से अधिक अधिकार हो उसे विशेषाधिकार कहते हैं। इसका ये मतलब है केंद्र चाहे जितनी प्रयास कर ले किसी राज्य की विधान परिषद को ना समाप्त कर सकती है पहले, ना ही वहाँ बना सकती है, लेकिन विधान सभा के पास ये पावर है कि सबसे पहले वो 2/3 बहुमत से विधेयक को पास करके अगर लोकसभा को दे और लोकसभा स्वीकार कर ले तब ऐसा हो सकता है। तो ये विशेषाधिकार ही है विधानसभा के पास, उसके पास क्या है, विशेषाधिकार है। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में 6 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या है एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बताते हुए, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था और 6 पे मैंने लिख दिया था क्या, 6 पे मैंने लिख दिया था TKUMBA टकुम्बा माने 6 जो राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है उसके बारे में बता दिया है। अब क्यों ही रिपीट करना, आगे देख लीजिएगा। विधान परिषद का गठन, ठीक है, इसके पहले जो आर्टिकल 169 पढ़ा, ठीक है, वो
उसके सृजन माने उसके निर्माण और उसके उत्साधन माने उसे समाप्त करने संबंध में। लेकिन जब सृजन हो जाएगा तो किससे मिल के बनेगी, उसे गठन कहते हैं। ठीक है, गठन कहते हैं। हाँ, तो गठन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर यह है अभी बताया कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जो विधायक कहलाते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा 1/3 उनकी जो कुल सदस्य संख्या होती है जिस भी विधानसभा में जितनी हो, जैसे यूपी में 400, यूपी में विधानसभा की सीटें अधिकतम है 403। ठीक है, तो उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, माने 1/3 सदस्य के बराबर ही अधिकतम विधान परिषद की संख्या हो सकती है। ऐसे ही कहीं पर भी जितनी विधानसभा सीट होगी उसकी 1/3 सदस्य। तो ये कौन 1/3 बनाता है, तो उस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, उन्हीं की संख्या का 1/3 संख्या हो सकती है विधान परिषद का गठन। ठीक है, तो देख लीजिएगा सर्वाधिक किसके पास है, तो सर्वाधिक सदस्य संख्या विधान परिषद की किसके पास है, तो है यूपी के पास, उत्तर प्रदेश के पास। आगे देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है सदस्यों का निर्वाचन, माने विधान परिषद के गठन में जो सदस्य आते हैं, ठीक है, वो अधिकतम उनकी संख्या तो विधानसभा के 1/3 हो सकती है, बट वो 1/3 संख्या 403 का 1/3 जो भी संख्या होगी, अब वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं यही सवाल आता है। ये मेंस में ऐसे ही, जब आप कभी मेंस लिख रहे होंगे तो वहाँ पर ऐसे ही फिगर बना करके लिखिएगा, अब भर भर के नंबर मिलेगा। देखो जो फ्लो चार्ट मैं बनाता हूँ इससे सिर्फ आपके प्री नहीं तैयार होगा, मेंस के लिए एक मतलब डायग्रामेटिकल एक ओपिनियन मिलेगी, एक अप्रोच मिलेगी। साथ ही साथ सिर्फ मेंस के लिए नहीं, फ्यूचर में कभी भी कहीं भी कोई बात कहने का एक तरीका मिलेगा कि ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी जॉब में जाएंगे, जब किसी बात को, अपनी ओपिनियन को कुछ भी बता रहे होंगे, इससे फ्लो चार्ट या ऐसे डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, सामने वाला वाकई में आपसे यार सो इम्प्रेसिव बोलेगा। ठीक, तो देखिए सदस्यों का निर्वाचन कहाँ कहाँ से होता है, तो 1/3 सदस्य, ध्यान से अब समझना, रटना है। हाँ, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होके आते हैं। ठीक है, कितने, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। जितनी भी ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 403 यूपी की सदस्य विधानसभा सीटें हैं, तो इसका 1/3 जो सदस्य संख्या होगी वो तो कुल विधान परिषद की संख्या होगी, कुल विधान परिषद की संख्या होगी। अब उस विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 लोग कहाँ से आएंगे, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। अब समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और दूसरा कहाँ से आते हैं, तो 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थानों से आते हैं, स्थानीय स्वशासन से आते हैं, जैसे नगर निगम हो गई, नगर पंचायत हो गई, कहीं पर है, ठीक है, या अन्य जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जिला पंचायत है, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों से जो माने सदस्य निर्वाचित होते हैं वहाँ पे उनका एक निर्वाचक मंडल बनता है, वो लोग वोट डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो निर्वाचित होके आते हैं वो 1/3 सदस्य वहाँ से आते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य। आगे देख लीजिएगा, 1/12वां भाग कहाँ से आते हैं, तो माध्यमिक अथवा, यहाँ से रटना पड़ेगा आपको, यहाँ देखो प्राइमरी नहीं है, देख लो ध्यान से, माध्यमिक अथवा उससे उच्च, माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षण संस्थान से कम 3 वर्ष से शिक्षक हो, माने माध्यमिक शिक्षा में हो या उससे अधिक ऊंचे जो शिक्षण संस्थान है उनमें लगातार कम से कम 3 वर्ष से क्या हो, शिक्षक रहा हो। ठीक है, वो शिक्षक है, दिन वो क्या करता है, वो ऐसे लोगों का एक समूह बनता है, वो लोग वोट डालते हैं। 1/12वां सदस्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का वहाँ से चुन के आते हैं। अगला देख लीजिएगा, अगला चौथा 1/12 भाग विद्यार्थियों द्वारा, कौन से विद्यार्थियों के द्वारा आते हैं चुन करके निर्वाचित होके, जो 3 वर्ष पूर्व, देखो ध्यान से, ऊपर है 3 वर्ष से टीचर हो, लेकिन यहाँ क्या है, जो ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष पूर्व किसी विद्यालय से वो ग्रेजुएट हों, स्नातक रह चुके हों, ठीक है, वो लोग वोट डालेंगे। आज आप पास हुए हो ग्रेजुएट, वो आप वोट नहीं डालोगे। पिछले 3 साल
ठीक है, 3 साल पहले आप अगर ग्रेजुएट हैं तब आप उसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो 1/12 सदस्य यहाँ से आते हैं। फिर जो शेष बचता है, तो शेष कितना बचता है, शेष 1/6 बचता है। आप जोड़ोगे जब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ठीक है, तो जो शेष आएगा 1 में से घटाएंगे तो 1/6 ही आएगा। तो 1/6 जो शेष सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन में ठीक है योगदान देने वाला या सामाजिक सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो तो उसे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे संघ की विधायिका में आप पढ़े थे, ठीक है, कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो आयरलैंड से प्रावधान है, ठीक है, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 1/6 सदस्यों का राज्यपाल करता है। वहाँ पर क्या था, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मनोनयन करता था। यहाँ पर अंतर क्या है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप बेहतर लेवल पढ़ें। यहाँ पर सारी बातें चारों से मैं सामाजिक क्या है, हाँ, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा चारों कॉमन है राज्यसभा से। बस नया क्या है, नया ये है यहाँ पर रटना है आपको, यही कॉमन अच्छी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा का अनुभव रखने वाला, ये एडिशनल है जो विधान परिषद में है। राज्यसभा सदस्यों की चुने जाने में योग्यता नहीं है। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा का अनुभव रखने वाले लोगों को 1/6 मनोनयन किया जाता है। ये स्ट्रक्चर रट लेना, 1/3 1/3 1/3 कहाँ से, विधानसभा सदस्यों से, 1/3 स्थानीय निकायों से, 1/12 टीचर से, 1/12 स्टूडेंट से और शेष 1/6 साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा और ठीक है या सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक क्षेत्र में योगदान या ज्ञान रखने वालों को। अब हम देख लें सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता ढेर सारा नहीं लिखा हूँ, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सारी योग्यताएं चाहिए वही ठीक कॉपी है विधान परिषद में सदस्य बनने की योग्यता कॉपी है, डिक्टो है, एज सहित वही है, लेकिन अब कुछ तो लिखना था इसलिए एज को मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में भी एज कितनी है, यानी कि 30। ठीक, आगे देख लीजिएगा, कार्यकाल और पदावधि माने टर्म ऑफ ऑफिस, जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो कितना होता है वो देख लें। तो विधान परिषद जो होता है वह राज्यसभा की तरह एक अस्थायी सदन होने की वजह से बिल्कुल भी कभी भी डिजॉल्व या भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। बट जैसे राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, माने उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनकी जगह 1/3 नए भर जाते हैं। इस प्रक्रिया को चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, हर 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, उनका 6 साल का कार्यकाल पूर्ण होता रहता है, उनकी जगह नए आते रहते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये अनवरत है, इसीलिए डिजॉल्व नहीं होती है, इसीलिए अस्थायी सदन है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली बात देख लीजिए, तो सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष। देखो इस संस्था अगर विधान परिषद का कार्यकाल पूछे तो अस्थायी सदन है तो कोई इसके कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, ये अस्थायी है। लेकिन इसमें आने वाले सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो हर दूसरे साल 1/3 का कार्यकाल पूरा होता रहता है, जैसा राज्यसभा में है। ठीक है, पदाधिकारी की बात कर ले तो जैसे लोकसभा में पदाधिकारी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और वैसे ही राज्यसभा में भी होते हैं राज्य का सभापति और उपसभापति। ये सारे क्या हैं, पदाधिकारी। ऐसे ही हम लोग पढ़े राज्य में, तो राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी 2 लोग, एक अध्यक्ष तो दूसरा उपाध्यक्ष होता है। और एक विधान परिषद होता है तो इसमें भी एक अध्यक्ष और दूसरा
उपाध्यक्ष होता है। तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं किया हूँ। अब इसके बारे में क्यों डिटेल नहीं किया हूँ, क्यों? क्योंकि 4 जगह आप अलग अलग पढ़ लिए हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, ये किस लिए बनाए जाते हैं, सदन की कार्यवाही को संचालित के लिए करने के लिए बनाए जाते हैं। कोई मिसबिहेव कहे तो उस पर मतलब उस पर जो है उसे दंडित करने के लिए होता है। अच्छे से मतदान करा करके विधि निर्माण में जो है योगदान देने के लिए होता है। उनके विशेषाधिकारों, जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकारों को रक्षा करने के, माने एवरीथिंग 4 जगह पढ़ा चुका हूँ। लोकसभा में पढ़ाया, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के रूप में पढ़ाया, फिर विधानसभा पढ़ाया। तो अब क्यों ही इतना बार पढ़ेंगे। और अगर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं तब तो आप बहुत अच्छा मेरे साथ पढ़ पा रहे होंगे। सदस्यों, देखो इसीलिए मैं बार बार बोलते भी जा रहा हूँ ताकि आप को रिलेट होकर के पढ़ें। आप एज ए ऑफिसर पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। मैं आपको मतलब पढ़ा करके ऐसा एक गर्व फील करता हूँ, ठीक है, उस दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ। वो मुझे वन लाइनर वन डे जैसा नहीं पढ़ाना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सदस्यों का शपथ, सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो जो सदस्य होते हैं वो कहाँ शपथ लेते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष अपना पद ग्रहण करते हैं। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष अपना पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अधिवेशन की बात करें, ठीक है। मतलब जैसे विधानमंडल है ना, राज्य के स्तर पर विधानमंडल विधि का निर्माण करती है, जिसका 2 भाग होता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, और तीसरा भाग होता है राज्यपाल। तो 3 अंग होते हैं। ऐसे संसद में भी 3 अंग होते हैं। तो अब देखो उनका माने अधिवेशन, वो होते ही विधि बनाने के लिए, तो उनका क्या अधिवेशन का कोई नियम है क्या कि कम से कम इतनी बैठक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, केंद्र के स्तर पर संसद में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है और यह नियम है, संविधान के तहत ही ये नियम है कि साल भर में एटलीस्ट कम से कम 2 बैठक कराया जाना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार राज्य के स्तर पे भी है, विधानमंडल की बैठक कम से कम 2 बार, साल में 2 बार कराई जानी ही चाहिए। बस इतनी टर्म एंड कंडीशन है कि क्रमशः 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर ना हो जाए। इसका मैं डायग्राम बना करके आपको एग्जाम्पल सहित समझाया हूँ। अब यहाँ रिवाइज नहीं करेंगे, पीछे देख लीजिए। तो अधिवेशन की बात हो गई ना, तो बता दिया कि अधिवेशन क्या होती है। विधानमंडल जहाँ विधि निर्माण होती है उसमें विधानसभा विधान परिषद आते हैं, उनके कम से कम 1 वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। क्रमशः 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। और यह अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा अधिवेशन बुलाए जाने का अधिकार है। किसके? इसका आर्टिकल आप रटना चाहो तो मैं केंद्र वाले से जोड़ देता हूँ। जैसे केंद्र में क्या है, अधिवेशन बुलाए जाने का आर्टिकल कौन सा है? 85 में से 1 यहाँ से घटाओगे तो जैसे बताता हूँ 4, 8 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 7, 1 ही घटाए तो आगे 1 लिखोगे, तो वही चीज़ पूरी अधिवेशन से संबंधित में राज्य स्तर की सारी जानकारी आ जाएगी। अब हम गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो कोरम हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। इसके पहले पढ़ा है संबंधित सदन। संबंधित सदन का क्या मतलब है, पहले ये पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 10वां भाग अथवा कुल सदस्य संख्या का 10 सदस्य, ठीक है, चाहे जितने भी उसके 10 सदस्य या 1/10वां भाग, जो भी ज़्यादा हो वही कोरम है, ठीक है, वही कोरम है। अच्छा, कोरम भी बता चुका हूँ, बता देता हूँ कोरम क्या होता है। कोरम वह न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है जो विधानमंडल के कार्यवाही के संचालन के लिए अनिवार्य होती है। अर्थात उससे कम अगर सदस्य संख्या रहती है, दिन माना जाएगा कि विधानमंडल की अधिवेशन प्रारंभ करने योग्य संख्या बल नहीं है। इसी को न्यूनतम एट लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, उसी को कोरम कहते हैं। अगर कोरम ना पूरा हो तो क्या होता है, अगर कोरम ना पूरा होता हो तो उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन को तब तक के लिए स्थगित कर देता है, सस्पेंड कर देता है, निलंबित कर देता है, जब तक कि कोरम पूर्ण ना हो जाए। ये सब पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे केंद्र के स्तर पर आपने केवल इतना ही पढ़ा था कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के लिए उस सदन के
1/10 अथवा 10वां भाग कोरम होता है। ठीक है, वहाँ पर कितना कोरम था? ठीक है, बताइए। तो 55 कोरम था। कितना था? 55 सदस्य कोरम था। क्यों ऐसा था केंद्र के स्तर पर? क्योंकि टोटल 543 सीटें हैं ना। ठीक है, तो 543 सीटों का 55 सीट निकाला गया है कोरम के लिए। ठीक, तो यहाँ पर एक अंतर यही है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक अंतर ये है कि 1/10वां सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/10वां सदस्य की जगह अगर लिख दिया जाए कुल सदस्य संख्या कोरम के लिए न्यूनतम 10 है, 8 है, 5 है, तो क्या टिक करेंगे? एक्चुअली मैं ये पीसीएस या आरओ में, ठीक है, प्री या मेंस में किसी में ये सवाल, ठीक है, आरओ मेंस में या पीसीएस प्री में ये सवाल मेरा गलत हुआ था। ठीक है, मैं केवल इतना ही उस समय मेरे विवेक में आ रहा था कि 1/10वां ही सदस्य, जबकि उसमें लिखा था कि न्यूनतम 10 सदस्य संख्या। तो विधान परिषद विधानसभा वाले केस में, ठीक है, 1/10 अथवा 10 सदस्य संख्या भी है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी थी जो गलत हुआ था। आगे देखिएगा, कोरम हो गया। गणपूर्ति के न होने से सभापति उस सदन को निलंबित। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, देखिए, संबंधित सदन। इसका मतलब जानते हैं, इसमें दो चीज़ें लिखी हैं। यही कंडीशन या तो विधानसभा की हो रही होगी, यहाँ वी रहेगा, है ना, विधानसभा में होगा तो बात, विधान परिषद में होगा तो बात। इसीलिए क्या है, संबंधित सदन माने चाहे विधानसभा की हो चाहे विधान परिषद की। ठीक, अगला देखिएगा, विधानमंडल की शक्तियाँ। विधानमंडल माने विधि निर्माण करने वाली जो संस्था है, उसकी शक्तियाँ क्या है? ये फ्लो चार्ट आपको अब दिमाग में आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक आप पॉलिटी पढ़ रहे हों तब तक में आपके दिमाग में एक बेहतरीन पढ़ने का एक अंदाज आप में आ जाए, आप एज ए ऑफिसर लिख सकें, पढ़ सकें, सोच सकें। ठीक है, इसीलिए फ्लो चार्ट सेम वैसा ही जैसे इसके पहले मैं कहाँ पढ़ाया था, संसद की शक्तियाँ, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, वहाँ पर भी लिखा था विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, संशोधन संबंधी शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ, एवरीथिंग वहाँ पर भी लिखा था। ऐसा ही राज्य के स्तर पर विधि निर्माण करने वाली संसद जैसा कौन है, विधानमंडल, तो उसकी भी शक्तियाँ सेम है। ठीक है, तो ऐसा ही फ्लो चार्ट यहाँ पर भी है। अब हम लोग देखते हैं कि विधायी शक्तियाँ, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्तियाँ किसके पास है? विधानमंडल के पास। किसके पास? विधानमंडल के पास। अच्छा, राज्य सूची पे बना, संघ सूची पर नहीं बना सकते ना, संघ सूची पर विषय बनाने के लिए कौन है? संसद है। तो राज्य सूची पर आप बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर इसीलिए बना सकते हैं क्योंकि समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ही होता है उस पर लोकसभा माने केंद्र की सरकार माने संसद, केंद्र की विधायिका माने संसद, राज्य की विधायिका माने विधानमंडल, दोनों ही विधि का निर्माण कर सकती हैं उस लिस्ट में आने वाले विषयों पर। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यही बात बता देता हूँ, लेकिन यदि राज्य और मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा और संसद द्वारा एक ही विषय पर अगर विधि बनाई जाए, क्योंकि दोनों बना सकते हैं, एक ही विषय पर यदि बनाई जाए, मान लो ए विषय पर, और दोनों में मतभेद हो जाए, दोनों में अपने अपने कानून को सुपीरियर मानने का विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से सर्वोपरि मानी जाएगी, माने संसद वाली मानी जाएगी। इसी से वो बात आती है कि हमारे यहाँ राज्य की पावर केंद्र से अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है, या केंद्र के पास राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक है। इसीलिए हमारे यहाँ कनाडा का वो मॉडल लिया गया है जिसे हम कहते हैं सशक्त केंद्र। जैसे सशक्त केंद्र मैं आपको सोर्स में पढ़ाया था। ठीक है, आगे इसे पढ़ते पढ़ते अच्छा पढ़ेंगे तो एकदम को रिलेट हो जाएगा, बहुत अच्छी 360 पॉलिटी पढ़ेंगे आप, जैसा कि हम सोचते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतिबंध हैं वो देख लीजिए। माने राज्य सूची के विषय पर बनाने की स्वतंत्रता है, समवर्ती सूची के विषय पर विधानमंडल विधि बना सकती, लेकिन जो पेपर के लिहाज से है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि किन किन पर नहीं बनाया जा सकता है इनके द्वारा। आप वही पूछता है जो बनाया जाता है, यार उससे क्या लेना देना, आपसे वो जानना चाहता है कि आप कहाँ अटकते हो। ठीक है, तो किस विषय पर नहीं बना सकता है राज्य विधानमंडल विधि, वो आप देख लो। प्रतिबंध किस पे है? वो ये है कि व्यापार, वाणिज्य और
देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता संबंधी या व्यापार संबंधित जो आने जाने या ट्रांसपोर्टेशन संबंधी जो विधि का निर्माण है, उस विधि के निर्माण के लिए आप या विधानमंडल माने विधानमंडल विधि नहीं बना सकती है जब तक कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ना ले लिया हो। यही है रिस्ट्रिक्शन। आप वो पढ़ो जो आता है, ठीक है, किताब नहीं भरना है। तो एक चीज़ ये है प्रतिबंध। दूसरा देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत विधि। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 में दोनों ही पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों ही आर्टिकल ऐसे हैं जो 249 के अंतर्गत विधि का मतलब ये होता है कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल माने राज्य की जो विधायिका है वो अपने सदस्यों से अगर 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से अगर कोई ऐसा विधेयक पारित कर दे जो राज्य के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए संसद से उस पर विधि निर्माण का रिक्वेस्ट अगर किया जाए तो संसद राज्य सूची के भी विषय पर विधि का तब निर्माण कर सकती है। ये बात आती है आर्टिकल 249 में। अच्छा, यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गई मुझे बोलने में, उसे अच्छे से करेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ बोला ना कि विधान मंडल के द्वारा यह पारित किया जाए प्रस्ताव कि कोई विषय राज्य का विषय महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसीलिए संसद मेरे लिए इस पर विधि का निर्माण कर दे। ये बात गलत है, बल्कि सारे स्टेटमेंट यही सही है। लेकिन विधानमंडल की जगह पर कौन ये कहता है, ये प्रस्ताव कौन पारित करता है, तो राज्यसभा करती है। क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में जाती है, इसलिए राज्यसभा अपने कुल बहुमत में, कुल सदस्य की संख्या में, ठीक है, अगर 2/3 या विशेष बहुमत से विधि का ऐसा संकल्प पारित कर दे कि कोई राज्य सूची का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण या राष्ट्रीय महत्व का विषय है, ऐसा वो पारित करके घोषित करके संसद से विधि बनाने की रिक्वेस्ट करे, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के भी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। हालांकि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि 1 साल मात्र के लिए ही लागू होगी एक बार में, जबकि अगर उसे और आगे बढ़ाया जाना है तो यही संकल्प राज्यसभा के पास हर 1 साल के ख़त्म होने के पहले ही पारित करके एक साल उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद देख लीजिएगा 356। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि जहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, जैसे आज मणिपुर में है वर्तमान में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। जहाँ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर राज्य को चलाना संभव न हो तो राज्यपाल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि यहाँ पर संविधान के तहत विधि के अनुसार विधि प्रदत्त जो है शासन नहीं चलाया जाना संभव है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। महामहिम वो लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद विधि का निर्माण कर सकती है, क्योंकि सारी पावर कहाँ चली जाएगी, केंद्र के स्तर पर। ठीक है, वो हालांकि जो है जब इमरजेंसी खत्म होगी तो राज्य सरकारों का जब गठन होगा तो वो उस विधि को वैलिड घोषित करने के लिए उस पर अपने यहाँ मतदान करके क्या है, ठीक है, उसी विधि का निर्माण कर लेंगी, तभी वो वैलिड रहेगा। नहीं तो जैसे ही वो इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 सप्ताह के अंदर अगर उस विधेयक को नहीं पारित कराया गया तो वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 253 कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करना है देन ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। यही तो आप देख रहे हैं ना, रेस्ट्रिक्शन है, माने कुछ प्रतिबंध है। अगला देखिएगा, विधानमंडल की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर ही, ठीक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक को क्या किया जा सकता है, विधानमंडल की पटल पर रखा जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद की पटल पर नहीं रखा जा सकता, तो नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ओके।
और हम लोग पढ़ें कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में लाया जा सकता है, इसीलिए उस पर कभी भी सस्पेंशन वीटो अनुच्छेद 111 के तहत नहीं लगाया जा सकता, अर्थात उसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और धन विधेयक के बारे में चाहे वो केंद्र स्तर पे पढ़िए चाहे राज्य स्तर पर पढ़िए, केवल और केवल मात्र विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, पास किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। जैसे वहाँ पर केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित ऐसा धन विधेयक राज्यसभा केवल पढ़ने, जानने, समझने के लिए या कुछ सलाह मांगने के लिए भेजा जरूर जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें वो संशोधन करके भेजे तो लोकसभा माने और चाहे न माने। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है, विधानसभा में ही केवल पास किया जा सकता है, विधान परिषद में पारित नहीं होता है। हालांकि विधान सभा में पारित जो विधेयक है, धन विधेयक, वो विधान परिषद को भेजा जाता है और वो चाहे तो उसे अपने यहाँ रखे, ठीक है, चाहे वापस करे। अगर नहीं भी वापस करता है तो 14 दिन के बाद अगर विधान परिषद वो वापस न भी करे तो अपने आप वो स्वतः ही पारित माना जाएगा। ठीक है। और अगर वापस करता है, सुझाव देता है, तो विधानसभा चाहे उसे स्वीकार करे और चाहे ना करे। ये बात है, केंद्र की तरह ही है बिल्कुल। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट शब्द का प्रयोग करते हैं, उस वार्षिक वित्तीय विवरण को, ठीक है, उसे प्रस्तुत कौन कराता है? उसे पटल पर रखा जाता है। ठीक है। तो उस पर बहस करता है कौन? विधानमंडल ही करती है। ठीक है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 202 में। ठीक, आगे देखिएगा वित्तीय शक्तियाँ में और क्या है। तो विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ संघ के स्तर पर। किस आर्टिकल में बताइए? जिसमें लिखा था ना कि कोई भी, माने 1 रुपया, माने अगर चवन्नी भी निकालनी हो, माने 1 रुपया भी अगर संचित निधि से व्यय हेतु तो निकालना है, ठीक है, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। यह आर्टिकल 114 में हम लोग संघ के स्तर पर पढ़ चुके हैं। ठीक है। केंद्र सरकार के स्तर पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर राज्य की संचित निधि से विधायिका को 1 रुपये खर्च करने के लिए भी सरकार को देना है, देन यहाँ पर विनियोग विधेयक के माध्यम पास करने के माध्यम से ही दिया जा सकता, अन्यथा नहीं। ठीक है, अन्यथा नहीं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, विनियोग विधेयक केवल और मात्र केवल कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ऐसे यहाँ विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। अगला देखिएगा, निर्वाचन की शक्ति उनके, माने उनके सदस्यों के निर्वाचन की नहीं, ये जो विधान मंडल के अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं वो किन किन के निर्वाचन में भाग लेते हैं, अर्थात उनके वो निर्वाचन की शक्ति कौन कौन से रखते हैं वो देख लीजिएगा। तो इनके पास निर्वाचन की शक्ति क्या है? इनके पास निर्वाचन की शक्ति है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, माने जो जो इनको वोट देते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल 54 में है। 54 में 4 लोग शामिल हैं, ऐसे बोले। 54 अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य केवल, मनोनीत नहीं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल, मनोनीत नहीं, 12 मनोनीत नहीं। ऐसे ही विधानसभा के केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं। ऐसे ही दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ओनली, मनोनीत नहीं। तो अनुच्छेद 54 में 4 लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य ओनली। अब इसमें से क्या कोई ऐसा आया क्या विधानसभा या विधान परिषद जैसा शब्द आया ना? यहाँ पर विधान, लोकसभा, राज्यसभा के बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो वही कह रहा है कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? याद रखना है, आपको नोट करके लिखाया हूँ मैं। आप पीछे लेक्चर करेंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा हूँ नोट, ठीक है, नोट या यूनिक पॉइंट करके लिखाया हूँ कि विधान परिषद
ठीक है। विधान परिषद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी चुनाव में या किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेती, ऐसा नोट करके लिखा है। तो यहाँ विधान सभा ही निर्वाचन भाग लेती है, विधान परिषद नहीं। और कहाँ पर ये लोग भाग लेते हैं तो देख लीजिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो 1/3 सदस्य, जैसे टोटल विधान परिषद सदस्य संख्या 100 है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। तो 100 का 1/3, 100 का 1/3, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, माने 403 सदस्य विधानसभा में, वो 403 सदस्य वोट डालते हैं किसके? विधान परिषद की जो टोटल सदस्य संख्या यूपी में 100 है, उसके 1/3 सदस्यों के निर्वाचन में। तो इसका मतलब क्या है? विधानसभा के सदस्य किस में भाग लेते हैं? विधान परिषद के 1/3 सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। अगला देखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, दोनों सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो दोनों सदन अपने में से ही क्या है? लोकसभा अपने में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संविधान संशोधन की शक्तियाँ विधानमंडल के पास क्या है? ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, ये लेक्चर जानते हैं, ये लेक्चर भले ही दूसरा है, लास्ट है, ठीक है। जैसे संघीय कार्यपालिका का जो अंतिम लेक्चर पार्ट था, चौथा, वो पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था और टेक्निकलिटी के हिसाब से भी वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या है? दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी बहुत सुपर टॉपिक है, मतलब पार्ट है। यहाँ पर देख लीजिएगा, संविधान संशोधन की क्या शक्ति विधानमंडल रखता है? तो एक जगह रखता है। देखो, अनुच्छेद 368 के क्लाज 2 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, और उस प्रक्रिया में क्या है? विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से जो संसद के द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं, ऐसे विधेयक को आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति देगा, तो राज्य को कौन रिप्रेजेंट करता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल ही स्वीकृति देगा, माने साधारण बहुमत से उसे स्वीकार करेगा। जैसे जीएसटी एक ऐसा बिल है, विधेयक था, जिसमें राज्यों का हित प्रभावित होने की वजह से उसे अनुच्छेद 368 के क्लाज 2 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत किया गया, जिसमें, ठीक है, 2/3 बहुमत से संसद में विधेयक पास तो किया ही किया गया, बल्कि 28 जो राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से आधे से कम से कम एक राज्य अधिक का क्या होना चाहिए? सहमति भी आवश्यक थी, और सहमति मिली थी, इसीलिए वो जीएसटी बिल पास किया जा सका। तो अब यहाँ पर विधानमंडल का आपको महत्व तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, आगे भी फिर से बताऊँगा, आप टेंशन मत लेना। अनुच्छेद 368 जो है ना, अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के क्लाज हैं, एक क्लाज 1 और एक क्लाज 2। क्लाज 1 में जो है वो सिंपल है, किसी विधेयक को विशेष बहुमत से पास करने की विधि के बारे में, प्रक्रिया के बारे में 2/3 से। और जो क्लाज 2 है वो और भी टिपिकल संशोधन की प्रक्रिया है, माने सदन को 2/3 बहुमत से संसद को विधेयक पास तो करना ही करना होगा, प्लस जितने भी उस समय राज्य हैं देश में, उन राज्यों में आधे से कम एक अधिक राज्य की सहमति भी चाहिए। माने ये और भी थोड़ा टफ प्रक्रिया है संशोधन की, ठीक है। तो यही है क्लाज 2। तो दो प्रकार के हम संशोधन पढ़ेंगे मुख्य रूप से 368 के तहत। अन्य शक्तियाँ विधानमंडल की क्या है? जब भी विधानमंडल में बोल रहा हूँ तो उसमें विधान परिषद विधानसभा है, जो जहाँ आएगा वो एप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे। अन्य शक्तियों की बात करें तो विधानमंडल अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद के, वही वाली बात है कि अगर विधानमंडल
अपने यहाँ उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या के 2/3 अर्थात विशेष बहुमत से ये संकल्प पत्र पारित कर दे कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए या हमारे यहाँ जो विधान परिषद है उसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसा लोकसभा से कहा जाए और लोकसभा उसको स्वीकार कर ले तो यह प्रक्रिया हो सकती। यही बात ऊपर पढ़ा चुका हूँ, फिर से लिखी है। ठीक है, अब देख लीजिएगा विधायी प्रक्रिया। विधानमंडल की कुछ विधायी प्रक्रिया, जैसे केंद्र सरकार में हम लोगों ने पढ़ा था संसद के अंतर्गत विधायी प्रक्रिया। ठीक है, इसमें किसी भी विधेयक को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। साधारण विधेयक जो होता है वह सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे विधानसभा में ला दो और चाहे विधान परिषद में लाया जा सकता है। अच्छा, अगर विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, अगर विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा? ठीक है, विवाद किसके किसके मध्य होगा? लोकसभा और, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी विधेयक पर विवाद हो जाता था तो क्या होता था? उसे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुला करके दोनों सदन को साथ में बैठ करके डिबेट करने का मौका देता था और साधारण बहुमत से उस पर एक विधि निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए कहता था। ठीक है, बट यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही टॉपिक अच्छा है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बेहतर है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर विवाद अगर उत्पन्न हो जाए किसके किसके बीच में? विधानसभा और विधान परिषद के बीच में, तब गुट्टी फंस जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेनली जान लीजिए कि राज्य के स्तर पे, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो विवाद कैसा होगा, कैसे हल होता होगा, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, ये समझना पड़ेगा ना। ये टेक्निकल चीज़ समझ लीजिए, मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से। विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक होगा, विधानसभा अगर पारित कर दे और कहाँ भेजेगी? पारित कर दिया, साधारण बहुमत है तो वही वो विधान परिषद में भी साधारण बहुमत से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब विधानसभा पारित करके विधान परिषद को जब भेजेगी तो विधान परिषद के द्वारा क्या क्या काम किए जा सकते हैं वो सुनो आप। एक काम हो सकता है कि वो विधेयक को पारित कर दें, ठीक है, वो राज्यपाल की फिर साइन हो जाए, दोनों सदन से पास हुआ है तो राज्यपाल की साइन हो जाए और विधि बन जाए। या एक ये हो सकता है कि वो जब पहली बार उसके पास विधान परिषद के पास आए उसे वो अधिकतम 3 महीने के लिए अपने पास रख सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, माने उस पर कोई जवाब नहीं दे सकता है, ये उसके पास क्या है? अथॉरिटी है, माने उसके पास पावर है। ठीक है, लेकिन जब 3 महीने इंतजार करेगा विधानसभा, कहेगी यार ये बात ठीक नहीं है, फिर से वो उस विधेयक को क्या करेगा? फिर से उस विधेयक को या तो संशोधित करे, उसमें कुछ संशोधन करे, अथवा बिना संशोधन के वही विधेयक फिर से किसको भेजे? अपने यहाँ पारित करके फिर से किसके पास भेजे? विधान परिषद के पास द्वितीय बार। तब क्या कर सकता है? तो विधान परिषद फिर से उसी विधेयक को पारित कर सकता है या फिर से 1 महीने के लिए मस्त चौड़े से लेकर के पड़ा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए अपने पास होल्ड रख सकता है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप सवाल बनाओ, सच में आप बहुत अच्छे यार स्टूडेंट की तरह आप ट्रीट करोगे क्वेश्चन के साथ, आप करो। और हाँ, क्वेश्चन के नाम पे एक बात मैं बताता हूँ, निर्मल सर जो पीसीएस ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, अभी इस बार भी उनका जो है पीसीएस प्री निकला हुआ है, ठीक है, मेंस दे रहे हैं। आज से ही उन्होंने एक ट्रेलर लॉन्च किया है कि अब वो पूर्वावलोकन कराएंगे घटना चक्र का, प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं उनकी जिम्मेदारी वो कंसिस्टेंसी के साथ कराएंगे। ठीक है, उनका आप ट्रेलर देख सकते हैं, ठीक है, जो लॉन्च किए हैं। और वो भी मतलब वो हम जैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन करा देंगे। तो अभी हिस्ट्री का शुरू किए हैं, पॉलिटी का भी कर देंगे, तो उससे आपको हिस्ट्री और पॉलिटी तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, उससे क्वेश्चन वो थर्ड आदमी करा देंगे, वो सर करा देंगे। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे होलिस्टिक 360 आपको अप्रोच मिल जाएगी। और एक सर और भी पाइपलाइन में है, वो करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में राइट करके देंगे, अच्छे कंटेंट देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का मैटर मैं ही प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर ये अधिकतम 4 महीने के लिए अपने पास रोक सकता है, ठीक है,
अपने पास रोक सकता है, तो क्या होगा, क्या उस विधेयक का क्या होगा। तो अब ये दूसरी बार जब 1 महीने रखेगा ना विधान परिषद, अब वो नहीं जवाब देगा तो 1 महीने बाद वो विधेयक अब पारित माना जाएगा, जैसा था वैसा ही वो पारित माना जाएगा। और यहाँ से नोट क्या मैंने लिखा, यूनिक पॉइंट यही है कि अगर विधानसभा और विधान परिषद में विवाद होता है, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है बस। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। ठीक है, अब धन विधेयक के बारे में देख लीजिए। धन विधेयक जैसे वहाँ पढ़े थे ना कि सदन में, ठीक है, लोकसभा मात्र में ही धन विधेयक लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। वहाँ पर था कि राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के धन विधेयक सदन में नहीं रखा जा सकता पारित होने को, इसीलिए यहाँ पर भी क्या, राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता है विधानसभा में पारित होने के लिए। पूरी यही बात है, आर्टिकल यहाँ तक पूरा स्थापित तक क्या है, 198 है। ठीक है, माने केवल और केवल विधानसभा में रखा जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। इसका आर्टिकल मैं आपको उससे कहो तो आपको लिंक कर दूं, आप कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा है ना कि कोई भी धन विधेयक केवल और मात्र केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित माने पारित होने को रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह आर्टिकल 109 में लिखा है। वहाँ क्या लिखा है, 109 में। आप कुछ मत करो, यहाँ 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 लिखो, 0 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 1 ही आगे आपको लिखना था तो 198 आ जाएगा। वही बात एकदम कॉपी प्रिंटेड है, कॉन्सेप्ट भी प्रिंटेड है, लगभग आर्टिकल भी प्रिंटेड है। तो यही तो मैं आसानी से पढ़ाना चाहता था आपको। राज्यपाल की पूर्व अनुमति ही चाहिए, जैसा अभी बता दिया चिल्ला चिल्ला के। राज्य विधान परिषद द्वारा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए अपने पास रखा जा सकता है। ठीक है, और अगर नहीं भी वापस करता है 14 दिन बाद तो स्वतः ही पारित माना जाएगा। ऐसा राज्यसभा में भी होता है, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्र एवं उसका प्रशासन, अभी क्या पढ़ा आपने। ठीक है, तो देखो केंद्र स्तर पे शासन व्यवस्था जिसमें विधायिका और कार्यपालिका पढ़ लिया, और इस पूरे टॉपिक में आपने पढ़ लिया राज्य की विधायिका और कार्यपालिका माने राज्य की शासन प्रणाली। अब क्या पढ़ने वाले हैं आगे, संघ राज्य क्षेत्र माने केंद्र शासित प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चल करके एक राज्य स्तर में भी नीचे जा करके लोकल गवर्नमेंट के बारे में अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। तो भाग 8 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 239 क्या कहता है, इसे पढ़ लीजिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसा होगा, कौन प्रशासित करेगा उसे, कौन चलाएगा वहाँ पर शासन, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसमें यही लिखा है कि ठीक है, केंद्र सरकार का प्रशासन, ठीक है, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत आएगा। उसका प्रयोग, उनका अनुप्रयोग कौन करेगा, उनका अनुप्रयोग राष्ट्रपति करता है। उनका प्रयोग राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों का करता है, प्रशासन करता है, शासन करता है। वह स्वयं करे अथवा अपने अन्य प्राधिकारी के माध्यम से। तो अपने अन्य प्राधिकारी अर्थात अपने अन्य एजेंट के रूप में हर जो है संघ शासित प्रदेशों में किसी न किसी को नियुक्त करेगा। ठीक है, यही आगे पढ़ने वाले। देखो किसको कहाँ नियुक्त करता है, क्योंकि जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है केंद्र शासित प्रदेशों में चलाने का, शासन चलाने का। तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। दिल्ली, पांडिचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ के शासन को राष्ट्रपति चलाने के लिए अपने एजेंट को जो है बनाता है। ठीक है, नियुक्त करता है, और उस एजेंट का नाम क्या है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो उपराज्यपाल, पेपर में आता है कि उपराज्यपाल कहाँ होते हैं, कहाँ प्रशासक होते हैं। आप पेपर बनाओ, यही सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो 5 जगह रट लो। 5 जगह जो अपना एजेंट बनाया है प्रशासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए, वो उपराज्यपाल है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये बता दिया आपको, दिल्ली, पांडिचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला देख लो,
एक जगह पे अपने एजेंट को जो बनाता है, उस एजेंट को उसके क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। दो जगह ऐसे हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश, एक लक्षद्वीप का और एक दमन दीव तथा नागर और हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, ठीक है, नगर हवेली, दादर नागर हवेली। तो इस तरीके से दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये वाले, यहाँ के उसके एजेंट को क्या कहते हैं, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। उपरोक्त 5 वाले को क्या कहते हैं, वहाँ के प्रशासक को, ठीक है, उपराज्यपाल, और ये राष्ट्रपति अपने अंदर चलाने के लिए ही करा है, ये जानते रहे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंडीगढ़ का जो एजेंट होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, उसे कहते हैं मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर। क्या बोलते हैं, मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो क्या देखें कुछ मूल संविधान में, तो मूल संविधान में संघ राज्य क्षेत्र माने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। जैसे व्यवहारिक में देखा जाए, 3 ऐसी जगह हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा भी है। विधानसभा जहाँ पर भी होगी वहाँ पर मंत्री भी होंगे, माने सरकार होगी तो सरकार मंत्रियों से मिलकर बनती है, और मंत्रियों को ही समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसका मतलब विधानसभा और मंत्रिपरिषद 3 जगह पे है। क्या मूल संविधान में विधान जो है सभा केंद्र शासित प्रदेशों में और मंत्रिपरिषद का गठन की बात है? तो नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है चलाने के लिए, ठीक है। तो वो अपने अंडर चलाने के लिए ही इनको किए हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ कमिश्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब प्रावधान किए हैं। आगे देख लीजिएगा, मूल संविधान में था नहीं, तो फिर ये दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर फिर कहाँ से टपक गए, ठीक है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 जगह विधानसभा और मंत्रिपरिषद कहाँ से टपक गई। इसका ये मतलब है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 239 पहला आर्टिकल था ना, 239 के अंतर्गत क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन के लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन चलाने के लिए संसद के पास पावर है विधि निर्माण करने की। तो उसी विधि के निर्माण की पावर को यूज करते हुए उसने क्या है, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वर्तमान में क्या है, विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया है। यह संसद के द्वारा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत विधि निर्माण के द्वारा इसे किया गया है, जबकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। निर्माण की शक्ति द्वारा किया गया, ये हो गया। अगला देख लीजिएगा, ठीक है, विधानसभा का प्रावधान कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है। हम बता रहे थे इसीलिए सीक्वेंस से लिखे हैं कि ताकि आप बेहतर कैसे पढ़ सकते हैं। सब काम करते हैं हम इसमें, सबसे ज़्यादा इसीलिए टाइम लगता है। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा कि जब ये मूल संविधान में थे नहीं और आज तीनों जगह विधानसभा है, तो इसका मतलब है कि कभी न कभी संसद ने कानून बनाया होगा, तभी तो जोड़ा होगा, तभी तो 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन करने का प्रावधान किया गया। ऐसे 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुदुचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर अधिनियम जो 2019 आया है, ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है, विधानसभा का गठन और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, ठीक है। ये बात हो गई, ओके, ठीक है। आज पीसीएस का रिजल्ट आया, आप लोगों के विशेष और आशीर्वाद से जो है फिर से जो है मेन से लिखने का इस बार मौका मिल रहा है, ठीक है। अब ये 4th टाइम हो रहा है। देखो ये मेंस से लिखने की बदौलत ही है कि ये जो फ्लो चार्ट आपको मिलते हैं ना, डायग्राम मिलते हैं, स्ट्रक्चर मिलता है या समझ आपको मिलती है, तो ये सब आप भी मैं चाहता हूँ सीखिए और बेहतर आप पढ़ें, एक बार पढ़ें बेहतर कर जाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का प्रशासन क्या है, तो अनुच्छेद 239 क से लेकर के अनुच्छेद 239 क ख तक जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अभी मैं बता ही दिया 69 अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, यही जो ऊपर लिखे हैं इनको जोड़ा गया और इन्हीं के माध्यम से विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। ये बात अभी ऊपर बता दिया। तो अनुच्छेद 239 क
क में क्या है ये देख लीजिए, दिल्ली का नाम आज, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसे लिख लो और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये रट लो, इसमें कोई विकल्प नहीं, इसे रटो, ठीक है, कि आज दिल्ली का नाम क्या है, दिल्ली का नाम आज है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, ये नाम है, क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली है। किस आर्टिकल में लिखा है, तो 239 क में लिखा है, ये रट लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ का प्रशासक अभी बता ही दिया, 5 जगह के प्रशासक क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माने उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये बता दिया। 2 की जगह एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है और एक जगह चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ को, चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ में। आगे देख लीजिएगा, तो यहाँ का प्रशासन और शासन कौन करता है, देखो यहाँ के शासन और प्रशासन को चलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति अपने प्राधिकारी के माध्यम से करता है और अपना प्राधिकारी यहाँ पर नियुक्ति किसको किया, उपराज्यपाल को किया, ये बात है। विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो दिल्ली में जो विधानसभा है वो कुल कितने सदस्यों से मिलकर के बनती है, 70 सदस्य हैं। और अगर कहा जाए जब 70 सदस्य हैं तो इसकी संरचना क्या है, तो संरचना किसी की भी क्या, विधानसभा हो, विधानसभा ठीक लोकसभा की तरह होती है। तो लोकसभा में कैसे सदस्य जा रहे थे, हम भारत के लोग डायरेक्ट वोट करते थे, तभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के रूप में वो लोग सदन में जाते हैं, लोकसभा का गठन हो जाता है। ऐसे यहाँ पर क्या है, हम भारत के लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके भेजेंगे जिन सदस्यों को, उन्हीं सदस्यों का समूह क्या कहलाएगा, विधानसभा सदस्य कहलाएंगे या विधानसभा कहलाएगा। उसकी संरचना का निर्माण या गठन का निर्माण होगा, वही चीज़ है ना यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा शक्ति की बात कर लें, ठीक है, तो अभी बात कर चुके कि जो विधानसभा होगी वो क्या है, राज्य की बाउंड्री में लगने वाले माने राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि निर्माण कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लिखा हो, उसे देख लीजिए, ठीक है। जबकि लोक व्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में क्या अंतर है अन्य जगह से, ठीक है। दिल्ली में ये है कि जो पब्लिक आर्डर है, जो IAS IPS काम करते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो लोक व्यवस्था, पब्लिक आर्डर, अब पुलिस व्यवस्था और भूमि संबंधी जितने भी मैटर हैं वो किसके अंडर में आते हैं, उस पर वहाँ की विधानसभा अरविंद केजरीवाल विधि नहीं निर्माण कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर देखा जाए तो कुछ पावर अलग है, वैसे भी क्या है, मेन पावर तो सेंट्रलाइज होना ही था केंद्र में, लेकिन वहाँ पर क्या है, तब भी विधानसभा मंत्रिपरिषद है। अच्छा, मंत्रिपरिषद देख लीजिए, मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह होता है, और जब 70 विधानसभा कुल सीटों की संख्या ही है दिल्ली में, तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुल सदस्य संख्या के 1/10वां भाग अर्थात कितनी आएगी, अर्थात कुल मंत्रियों की संख्या दिल्ली में कितनी होगी, 7 होगी। जबकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, केंद्र स्तर पर पढ़ा होगा, केंद्र स्तर पर क्या पढ़ा था, मंत्रियों की संख्या या विधान मंडल के स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी पढ़ा कि टोटल मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या का ठीक है 15, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड PM होता है, उसका आकार कैसा होगा, उसका आकार लोकसभा सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगी, विधानसभा से ही के लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है, उनके समूह से ही मंत्रिपरिषद बनता है। तो विधानसभा सदस्य संख्या यहाँ पर कितनी है, 70 है दिल्ली में। तो यहाँ पर एक अलग बात है, 15% न होकर के 10% है, ये आपको रटना है, इसीलिए मैं आपको इतना क्लियर पढ़ा रहा था। आगे देख लीजिएगा, यूनिक पॉइंट की बात कर ले, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी जहाँ विधानसभा है वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ राष्ट्रपति करता है, न कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर जैसे चंडीगढ़ का, ये लोग नहीं करते। उनको भले ही राष्ट्रपति अपने संचालन के लिए रखा है, अपने माध्यम से चलाने के लिए, लेकिन सोचो वो नहीं करते। यही पेपर में आते हैं सवाल,
आपको लिखा रहेगा उपराज्यपाल करता है दिल्ली में, तो हम आप सब मुँह बल गिर जाते थे पहले, लेकिन अब नहीं गिरने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है यहाँ पर राष्ट्रपति ही करता है, राज्यपाल या उपराज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा केंद्र के स्तर पर सभी मंत्री क्या होते हैं, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, वैसे यहाँ पर भी राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करते हैं, पद धारण करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मंत्रिपरिषद पूरे भारत में, चाहे केंद्र का स्तर पे हो, चाहे राज्य का स्तर पे हो, चाहे दिल्ली माने संघ शासित प्रदेश के स्तर पे हो, सभी में कम्युलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, माने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब बहुत अच्छे समझाया हूँ कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनके किसी एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य उस पूरे मंत्रिपरिषद के, ठीक है, सभी मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्य के रूप में समझा जाता है, माना जाता है। ठीक है, और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि जो ठीक है, विधानसभा होगी, राज्य स्तर पे जो विधानसभा होगी, ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। जैसे लोकसभा के प्रति क्या होती थी, लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व तो रखती थी। ठीक है, कोई पूछ ले कि भैया लोकसभा में राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की जिम्मेदार नहीं था और राज्यों के स्तर पे विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं है बल्कि विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी क्यों है, तो आप कथन कारण वाला भी टिक कर देना, कहना इसलिए है क्योंकि जो मुख्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा से ही बनते हैं और राज्यों में विधानसभा से ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए उत्तरदायित्व बनने ही हमारे ही बॉडी से आप अगर बन रहे हैं, माने हमारी संस्था से आप बन रहे हैं, तो आप जवाबदेह क्या पड़ोसी के साथ होंगे, हमारी संस्था के प्रति होंगे, ये बात कहने का है। यूनिक पॉइंट आप देख लीजिए क्या है, यूनिक पॉइंट में ये है। ठीक है, ये हो चुका ना, इसमें थर्ड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, मंत्रिपरिषद एवं उपराज्यपाल के मध्य विवाद और अगर मतभेद होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसका विनिश्चय, उसका निर्णय, उसे अंतिम निर्णय देने वाला कौन है, माने जो कहेगा, निर्णय क्या, कोई न्याय नहीं करना है बल्कि हड़का कह सकता है, जिसको राष्ट्रपति कहेगा, जिसकी बात मानेगा वही बात मानी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और ये PDF आप टेलीग्राम पे जुड़िए जल्दी से, और अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो अब जो है थोड़ा बढ़ाइए, मैं चाहता हूँ उससे मोटिवेशन मिलता है जब कोई 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। ठीक है, औसत 2-3 बढ़ रहे हैं और वॉच आवर तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अब मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को कमेंट पढ़ करके एक नई एनर्जी आती है। ठीक है, क्योंकि अब मेंस भी हमें लिखना है। ठीक है, हमारी पूरी टीम को मेंस भी इस बार देना है, फिर से देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि अच्छा समय निकाल के इसमें किया जा सके। चलिए, तो अब यहाँ पर आज हम लोग रुकते हैं, कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू क्लास।